टेक दिस किस अपॉन द ब्राउ। स्पीकर पोम को शुरू कुछ इस तरह से करता है कि जैसे वो किसी के फोरहेड को किस करना चाह रहा है, जो कि उसके कहीं जाने की तरफ इशारा करती है। ये नज़्म एडगर एलन पो ने लिखी है, जो कि रोमांस के लिए जाना जाता है। तो हम ये गेस कर सकते हैं कि शायद वो ये किस किसी लड़की को ऑफ़र कर रहा है, और यूँ महसूस होता है कि स्पीकर उस लड़की को अलविदा कह रहा है, लेकिन हम नहीं जानते कि वो किधर जा रहा है और वो अभी क्यों जा रहा है। जो भी बात हो, लेकिन स्पीकर उजलत या जल्दी में दिखाई देता है, उसे कहीं जाना है। इस बात का अंदाज़ा हम उस एक्सक्लेमेशन मार्क जो कि लाइन के एंड पे है से लगा सकते हैं। एंड इन पार्टिंग फ्रॉम यू नाउ there's much left me a vow. You are not wrong who deem that my days have been a dream. अब यहाँ जुदा होते हुए स्पीकर कुछ जाहिर करना चाहता है अपने उस स्पेशल फ्रेंड या उस ख़ास दोस्त पर, लेकिन वो उसको क्या बताना चाहता है। ज़ाहिरी तौर पर वो लड़की गलत नहीं जब वो स्पीकर को ये कहती है कि उसकी ज़िंदगी किसी ख्वाब की मानंद है। ये बात यहाँ अजीब इसलिए है कि हम नहीं जानते कि आया स्पीकर वाकई कोई ख्वाब देख रहा था या उस लड़की का इशारा उस वक्त की तरफ था जो उन दोनों ने साथ बिताया था, यानी वो वक्त किसी ख्वाब की मानंद था। Yet if hope has flown away in a night or in a day, in a vision or in none, is it therefore the less gone? इन लाइंस को पढ़ने के बाद हमें ये महसूस होता है कि स्टिल अभी कुछ मज़ीद उलझन है स्पीकर को अपनी लेडी फ्रेंड को लेकर। वो सोचता है कि अगर उम्मीद ख़त्म हो जाती है, फिर चाहे वो रात हो या दिन, या वो सिर्फ एक विजन हो या ना हो, तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है? या हम इससे एक मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड चाहे उसे किसी भी वक्त धोखा दे कर छोड़ जाती है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि बिल आखिर उसने स्पीकर को छोड़ ही देना है। तो इस तरह स्पीकर ये पूछ रहा है और साथ ही साथ अखज़ भी कर रहा है कि अगर उम्मीद इसका साथ छोड़कर चाहे चली जाए, वो दिन में जाए चाहे या वो रात में, इसने चले ही जाना है आखिरकार, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है वो जब भी जाए। लेकिन एक बात यहाँ अहम है, और वो ये कि उसने सिर्फ दिन और रात का तस्करा ही नहीं किया, बल्कि वो कहता है इन अ विजन और इन नन, यानी कि चाहे वो सब ख्वाब ही था, लेकिन जब तक उम्मीद थी तब तक वो ख्वाब भी हकीकत लगता था। अब जबकि वो उम्मीद ही नहीं रही तो क्या फ़र्क पड़ता है। यूँ महसूस होता है कि इस नज़्म में ड्रीम को एज अ मेटाफर इस्तेमाल किया गया है वुमन के लिए, और इस तरह से वो उस लेडी को छोड़ते हुए उस ड्रीम या फैंटेसी को भी जोड़ा है। All that we see or seem is but a dream within a dream. शुरू में स्पीकर ने उस औरत की बात की तायद की थी जब उसने स्पीकर की ज़िंदगी एक ख्वाब है कहा था। अब यहाँ पर स्पीकर मुकम्मल तौर पर उस बात से अग्री करते हुए कहता है कि उसकी ज़िंदगी वाक़ईतन एक ख्वाब है, लेकिन स्पीकर सिर्फ अपनी ज़िंदगी को ही ख्वाब नहीं कहता, बल्कि वो कहता है कि उसकी ज़िंदगी एक ख्वाब के अंदर ख्वाब है। उसका ये मतलब हुआ कि हर चीज़ जो हम देखते हैं वो एक धोखे और फरेब के सिवा कुछ नहीं। यानी अगर एक इंसान एक ख्वाब से जाग भी जाए तो भी वो स्टिल एक ख्वाब में ही जी रहा होगा, एक दूसरा ख्वाब। I stand amid the roar of a surf-tormented shore, and I hold within my hand grains of the golden sand. How few, yet how they creep through my fingers to the deep, while I weep, while I weep. यहाँ स्पीकर कहता है कि वो एक साहिल पे खड़ा है, जो कि गालिबन एक और ड्रीम है। साहिल पे खड़े हो कि वो रेत के कुछ चमकते हुए सुनहरे ज़र्रे उठाता है। जितनी ज़्यादा वो रेत को पकड़ने की कोशिश करता है, उतनी ही ज़्यादा वो रेत उसके हाथों से फिसल कर नीचे गिरती जाती है। यहाँ रेत दरअसल वक्त यानी टाइम को शो करती है, बिल्कुल वैसे जैसे लोगों को अक्सर ख्वाब देखते हुए या उनको पूरा करते हुए एहसास नहीं होता कि वो अपने इर्द गिर्द की कौन सी चीज़ों को साथ ही साथ मिस करते जाते हैं। तो इस तरह से रेत भी बिल्कुल वक्त की तरह ही हाथ से फिसल जाती है। और यहाँ हमें शायर वक्त की बेरहमी पर रोता भी दिखाई देता है कि वो जितनी कोशिश करता रेत को अपने हाथ में रखने की, लेकिन उसे आखिरकार फिसलना ही है। जिस तरह से एक मशहूर कहावत है कि वक्त और लहर कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती, और शायर वक्त की बेरहमी के आगे बिल्कुल बेबस है। वो दुख और कर्ब में रोता है और ऐसा महसूस होता है कि शायर गॉड से इल्तिजा कर रहा है कि वो वक्त को रोक दे, चाहे कुछ देर के लिए ही सही, ताकि वो उस औरत को जो कि उसको छोड़ने वाली है को एल्यूट कर सके।
ریت کو ہم ایک تصور بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں جو کہ اس عورت کا ہے۔ رورنگ سرفس کو ہم حقیقت کی ایک ریپرزنٹیشن سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ گرجتا ہوا صرف حقیقت کی نمائندگی کرتا ہے جو شاعر کے خوابیدہ منظر نامے پر سختی سے کوڑے مارتا ہے۔ نتیجے کے طور پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنی ہی کوشش کرتا ہے، وہ بالآخر اپنی گرفت سے ریت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی کوششوں سے قطع نظر حقیقت آخر کار جیت جاتی ہے اور اسے اپنے خود ساختہ یوٹوپیا سے باہر گھسیٹتی ہے۔ Oh God, can I not grasp them with a tighter clasp? Oh God, can I not save one from the pitiless wave? Is all that we see or seem but a dream within a dream? ان لائنز میں اسپیکر کہتا ہے کہ وہ ریت کے ذرات کو تھامے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ان میں سے کم از کم چند کو لہروں سے بچاتا ہے، لیکن وہ اس قابل نہیں ہوتا چاہے وہ اپنے خدا سے کتنی ہی دعا کرے۔ یہ تب ہوتا ہے جب اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے بلکہ ایک خواب کے اندر ایک خواب ہے جو وہ جی رہا ہے۔ پس منظر میں شاعر کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ زندگی لوگوں یا آنے جانے والی چیزوں کا ایک جاری عمل ہے۔ کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہوتی، چاہے وہ خوشی ہو یا غم۔ اسپیکر اپنی کوتاہیوں کے باوجود امید سے بھرا ہوا ہے۔ ابتدائی اسٹینزا یا بند میں اس نے نظریہ پہ زور دیا کیونکہ انسان خواب جیسی حالت میں سمٹے ہوئے ہے۔ اب وہ اسے ریڈرز کے سامنے ایک سوال کے طور پر پیش کرتا ہے۔ وہ وقت کے ضائع ہونے پر حیران ہے اور اس بات پہ بھی کہ وہ عورت کیوں سے الگ ہو گئی۔ وہ سوچتا رہتا ہے کہ کیا اس کے تمام حصے یا سینسری تجربات محض امیجنیٹو یا تصوراتی تھے؟ تھینک یو۔